अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू कार ट्रेडर पी के। मैं हूं जीरक गिलानी और हम इस टाइम मौजूद हैं Hyundai प्रीमियम मुल्तान रोड लाहौर पे। जिस गाड़ी का हम आज इन डेप्थ रिव्यू करने लगे हैं वो है Hyundai Elantra हाइब्रिड। Hyundai Elantra 2024 के बिल्कुल एंड के अंदर पाकिस्तान में नया मॉडल लॉन्च हुआ है। उसके अंदर बहुत सारी नई चीज़ें हैं जो कि अभी आप लोगों से डिस्कस करनी है। इसके अंदर पूरी की पूरी लुक जो है वो चेंज कर दी गई है। पहले जो लुक थी उसकी एक भी चीज़ अब इसके अंदर नहीं है, यानी कि 100% मॉडल रिफ्रेश कर दिया गया है। ये वही वाली गाड़ी है जो इस टाइम इंटरनेशनली यूरोप में, अमेरिका में, इंडिया में, सऊदी अरब में, हर तरफ जहाँ पे जो सी गाड़ी चल रही है, ये वही वाली गाड़ी यहाँ पे आई हुई है। इसके अंदर बाहर 3-4 वेरिएंट आते हैं। एन लाइन आती है, एस एल आती है, एस एल ई सी आती है, लेकिन यहाँ पे जो एस एल स्पेक है, टूरिंग पैकेज जो है हाइब्रिड वाला, वो लॉन्च किया गया है। और गाड़ी की ओवरऑल लुक एंड फील जो है वो बहुत प्रीमियम है। अभी तक इसकी इन डेप्थ रिव्यू करेंगे, इसके तमाम फीचर्स को डिस्कस करेंगे, एक्सटीरियर के बारे में बात करेंगे, इंटीरियर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं आगे से। सबसे पहले जो सबसे बड़ी मेन जो हाईलाइट है इस गाड़ी की, वो इसका डिज़ाइन और स्टांस है। अगर इसके डिज़ाइन की तरफ आए तो सबसे पहले आगे बड़ी स्लीक सी लुक है। यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो नॉर्मल गाड़ियाँ जितनी भी हैं वो मुझे यहाँ पे इस उनका जो बॉनेट है वो कम अज कम भी यहाँ पे मुझे मेरे वेस्ट के ऊपर मिलेगा, लेकिन ये यहाँ पे मेरी टांग के ऊपर खत्म हो जाती है। गाड़ी की जो आगे से लुक है वो बहुत ही स्लीक है, बहुत ही नैरो लुक है और बड़ी यूनिक सी लुक है। इस तरह की सेडान पाकिस्तान के अंदर और कोई भी नहीं है। सबसे पहले तो अपने सेगमेंट के अंदर बहुत बड़ी है गाड़ी, चौड़ी बहुत है और लंबी बहुत ज्यादा है। ये होंडा सिविक से ज्यादा लंबी है और थोड़ी सी ज्यादा चौड़ी भी है। जो एग्जैक्ट फिगर्स हैं वो ऊपर स्क्रीन के ऊपर आपके सामने चला देंगे। उसके बाद आपके पास आते हैं हम गाड़ी की हेडलाइट्स पे। अभी सबसे बड़ी जो इसकी हाईलाइट है गाड़ी की वो इसका स्टांस है, और स्टांस के बाद इसकी ये जो हेडलाइट्स हैं वो हैं फ्रंट से। बैक से जो लाइट्स हैं वो भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, उनके पास उनकी तरफ बाद में चलेंगे। अभी जो फ्रंट पे हम अगर आते हैं तो गाड़ी की लाइटें इतनी नीची हैं कि गाड़ी को फॉग लाइट की जरूरत ही नहीं है। जो गाड़ी के अपने ये जो प्रोजेक्शन एलईडीज हैं वही उनको एलईडीज का भी जो है ना पर्पस सर्व करवा देती हैं, फॉग लाइट्स का भी पर्पस सर्व करवा देती हैं। यहाँ पे नीचे जो आपको लाइट नजर आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक इंडिकेटर है, इस तरफ भी है उस तरफ भी है। उसके बाद अगर आगे चलें तो लाइट जो आप एक्सपेक्ट करेंगे वो ये है कि जिस तरह Hyundai सोनाटा एन लाइन है उसके अंदर एक लाइट बार दे दिया गया पूरे का पूरा, तो इसके अंदर लाइट बार नहीं है। ये वाली जो लाइट है वो यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यू होती है। उसके बाद आगे आप एक्सपेक्ट करेंगे एक बार है और वो थोड़ा शाइन भी करेगा, लेकिन वो यहाँ पे एक क्रोम बार है जो कि यहाँ तक आता है और उसके बाद आगे कंटिन्यू कर जाता है। इसके अंदर यहाँ पे पियानो ब्लैक और पियानो ब्लैक के अंदर क्रोम बार है। जो सामने वाला लोगो है उसकी बड़ी सेटिन फिनिश है। एक मैट फिनिश होती है, एक मैट फिनिश होती है जिसके अंदर आपको हल्का सा ग्लो या ग्लिटर फील होता है। इसका जो सामने वाला लोगो है वो मैट फिनिश के अंदर है, सिल्वर मैट फिनिश में, लेकिन उसके अंदर हल्का सा आपको ग्लिटर फील होता है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो जो सबसे बड़ा मसला आता था Hyundai की गाड़ियों के अंदर, टुक्सोन के अंदर, पुरानी एलेंट्रा के अंदर, सेंटा फे के अंदर, कुछ हद तक सोनाटा के अंदर, वो ये था कि इनकी जो पेंट क्वालिटी थी वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज लगती थी। जो पेंट होता था उसमें ऐसे लगता था जैसे पेंट के अंदर जाला है। इसके अंदर वो फीलिंग बिल्कुल नहीं है। ये सीकेडी यूनिट है, यहाँ का प्रोडक्शन यूनिट है, ठीक है, जो कि सेल के लिए अवेलेबल है। लेकिन इसके अगर पेंट को बड़े गौर से देखें तो आपको मेटेलिक पेंट की फील आएगी सारे के सारे पेंट के अंदर। कहीं भी आपको ये नहीं फील होगा कि पेंट के अंदर जाला है या एक ऑरेंज पील वाली फील आती थी। जिस तरह आप ऑरेंज को अगर छीलते हैं तो जो उसका जो छिलका होता है उसकी जो बाहर वाली सरफेस होती है उसकी इस तरह की सरफेस होती थी जिस तरह की इन गाड़ियों की सरफेस हुआ करती थी। दूसरे नंबर पे एक चीज जो नोटिस किया मैंने वो ये है कि ये मेटल है, ये प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है और ये मेटल है। मेटल और प्लास्टिक के पेंट की फिनिश के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। होंडा सिविक जो एक्स थी उसके अंदर पीछे डिक्की जो थी उसके अंदर प्लास्टिक और मेटल की दो दो जो है ना दो थी। एक जो लाइटों के दरमियान था एक प्लास्टिक का पीस था। वो जो प्लास्टिक का पीस था उसकी फिनिश और उसका कलर जो रिफ्लेक्ट करता था उसके अंदर, और मेटल की जो फिनिश और उसके जो कलर की रिफ्लेक्शन थी उसके अंदर जमीन आसमान का फर्क होता था। पता लगता था कि प्लास्टिक का पीस लगा हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मेटल है और ये प्लास्टिक है। इन दोनों की पेंट की फिनिश और रिफ्लेक्शन के अंदर कोई फर्क नहीं है। पता नहीं लगता कि मेटेलिक है या प्लास्टिक है। पेंट की क्वालिटी के बारे में बात कर ली, इसकी ग्रिल की तरफ आ जाते हैं। जो ग्रिल है वो सारी की सारी पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर है और पियानो ब्लैक भी थोड़ा सा मैट किस्म का है। ये वो वाला ये वो वाला सारे का सारा मटेरियल नहीं है जिसको अगर आप लस्टर लगाएंगे
तो वो चमक पड़ता है, वो वाला मटेरियल नहीं है। लेकिन जो एक पियानो ब्लैक की फिनिश होती है जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा ग्लॉस फील होता है, और ग्लॉस के अंदर भी आपको लकीरें नजर आती हैं, छोटी छोटी छोटे छोटे स्क्रैच नजर आने लग जाते हैं थोड़ी देर बाद, ये वो वाला मटेरियल भी नहीं है। बड़ी प्रैक्टिकल सी अप्रोच ली है उन्होंने इसकी फिनिश के अंदर यहाँ पे कि ये एक्सपोज्ड मटेरियल है, इसको अगर पियानो ब्लैक लगाएंगे तो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, और अगर इसको जो है ना मैट ब्लैक लगाएंगे तो वो भी जो है ना अजीब लगेगा, वो लो क्वालिटी लगेगा। तो बड़ी ही ऑप्टिमल सी फिनिश है इसकी, इस वाले मटेरियल की यहाँ पे। उसके बाद ग्रिल की तरफ आते हैं। ग्रिल पूरी की पूरी फंक्शनल है, हाइब्रिड जरूर है गाड़ी, लेकिन गाड़ी के अंदर इंजन है। इंजन की तरफ थोड़ी देर बाद में आते हैं। तो ये हो गई इसकी फ्रंट की लुक। अब फ्रंट की लुक अगर इसकी कंपेयर की जाए तो इसकी अपनी ही जो एक गाड़ी आती है सोनाटा एन लाइन, उसके साथ बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस रखती है, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे जो स्टांस है इसका गाड़ी का, स्टांस इसका गाड़ी का इस तरह का है जिस तरह का मित्सुबिशी लांसर का आता था। आप देखते हैं कि 2006 की जो होंडा सिटी और मित्सुबिशी लांसर और टोयोटा करोला को अगर आप इकट्ठा खड़े करते हैं तो सारी गाड़ियां हाइटेड थी, छत भी हाइटेड थी। इसकी छत भी जो है वो बहुत ज्यादा हाइट पे नहीं है, मेरे शोल्डर तक भी नहीं आ रही है, ठीक है। तो वो गाड़ियां काफी हाइटेड थी। और दूसरे नंबर पे होंडा सिटी और जो टोयोटा करोला थी उनके अंदर जो बॉनेट थे वो बहुत हाइट पे थे, जबकि मित्सुबिशी लांसर जो थी वो थोड़ी नीची थी और बड़ी स्लीक बनी हुई थी। इसी तरह उस जमाने के हिसाब से वो बहुत स्लीक बनी हुई थी। इसी तरह hyundai एलेंट्रा जो है ये बहुत स्लीक बनी हुई है। होंडा सिविक भी इससे ऊंची है, टोयोटा करोला तो इससे बहुत ऊंची है इन द बॉनेट बॉनेट की हाइट और छत की हाइट में। अगर आप इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो तीनों गाड़ियों की ऑलमोस्ट सेम ही है, होंडा सिविक की थोड़ी ज्यादा ही कम है। तो ये होगी जी इसकी फ्रंट की लुक सारी की सारी। इसके अंदर जो कलर की ऑप्शंस आती हैं वो सारी की सारी हम नीचे डिस्प्ले कर देंगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख देंगे। अब आगे चलते हैं और इसके इंजन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो इंजन इसका जो है, यानी कि जो इसका बॉनेट है उसकी जो रिलीज है वो यहाँ पे हमारे पास है गाड़ी के इंटीरियर के अंदर। उसको मैंने यहाँ से रिलीज कर लिया, ठीक है जी। अब बॉनेट रिलीज के बाद मैं अगर आगे आता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक लैच है, जिस लैच को जब मैं थोड़ा सा इधर को करूंगा तो जो बॉनेट है वो रिलीज हो जाएगा। ये मैंने बॉनेट रिलीज कर लिया। अब बॉनेट के अंदर जो पहली चीज है वो ये है कि इसके अंदर हाइड्रोलिक नहीं है, लेकिन गाड़ी का जो बॉनेट है वो इतना ज्यादा हैवी भी नहीं है कि आप इसको 2 मिनट रोक के तो ये जो स्ट्रट है ये यहाँ पे ना लगा सके। अब आपने जब स्ट्रट लगा ली तो इसका जो इंजन है वो 1.6 सीसी इंजन है विद हाइब्रिड सिस्टम। जो इसका इंजन है वो 1600 सीसी है और 96 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, ठीक है जी। इसके साथ बिल्कुल इसके एक छोटी सी हाइब्रिड मोटर लगी हुई है विद हाइब्रिड सिस्टम। वो जो हाइब्रिड मोटर है वो 43 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। कंबाइंड ये जो सिस्टम है पूरे का पूरा ये 139 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है विद 168 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है इस साइज की गाड़ी के लिए। और आपको पता है कि जब इलेक्ट्रिक मोटर साथ अटैच हो जाती है या इंजन को असिस्ट कर रही होती है तो जो टॉर्क होता है वो बहुत ही ज्यादा इंस्टेंट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर का जो टॉर्क है वो बहुत ज्यादा इंस्टेंट होता है। आगे इंजन के बारे में बात करते हैं तो इंजन जो बे है पूरी की पूरी वो कवर्ड नहीं है, यानी कि जिस तरह कुछ गाड़ियों में जैसे प्रोटॉन आती थी, प्रोटॉन के अंदर यहाँ पे ये सारा इंजन जो है वो कवर्ड हुआ करता था, सिर्फ और सिर्फ आपको ये इंजन कवर नजर आता था अलहदा। इसके अंदर इस तरह नहीं है, इसके अंदर जो पूरा इंजन है वो एक्सपोज्ड है, लेकिन बुरा नहीं लगता बहुत ज्यादा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ जो है ना एक क्लस्टर मिल जाता है, वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। बाकी ये इसका फ्यूज बॉक्स आ जाता है, यहाँ पे इसका जो है ना इंजन कवर आ जाता है, उसके अलावा इधर इसके फ्लूइड्स आ जाते हैं, यहाँ पे अपना कूलेंट डालेंगे, यहाँ पे अपना वाइपर फ्लूइड डालेंगे, ठीक है जी। इन सारी चीजों को देखते हुए इंजन की जो ओवरऑल लुक है फर्स्ट ऑफ ऑल वो बड़ी नीट है। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड जो है ना मेटल्स नहीं नजर आते, जो कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेटल को इस तरह का एक्सपोज नहीं है, होंडा सिविक के अंदर इस तरह है, लेकिन इसके अंदर नहीं है कि जिसको अगर आपका हाथ लगे तो आपको कट का कोई टेंशन हो, इस तरह की इसमें कोई चीज नहीं है। नमता लगा हुआ है, साउंड डैम्पनिंग शीट जिसको कहते हैं। उसके अलावा आपके पास एडजस्टेबल रबर्स हैं जो कि आपकी जो बॉनेट की हाइट है उसको एडजस्ट करते हैं कि अगर यहाँ पे आपको कोई कॉस्मेटिक सेटिंग थोड़ी सी आउट लग रही है तो आप यहाँ से एडजस्ट करके तो उसको वापस से रीसेट कर सकते हैं। सामने आपको सबसे पहले तो यहाँ पे तो कवरिंग मिलती है प्रॉपर, गाड़ी यहाँ से प्रॉपर कवर्ड है, आपको बहुत ज्यादा चीजें यहाँ पे नजर नहीं आती।
लेकिन आपकी जो गाड़ी है वो यहाँ पे खत्म हो जाती है, रेडिएटर आपका इधर है, इससे लेके यहाँ तक जो है। अब अगर हम बात कर ही रहे हैं, इसके इंजन की बात हमने कर ही ली है, तो आगे चलते हैं इसकी सेफ्टी फीचर्स के बारे में। गाड़ी के अंदर एयर बैग्स 6 हैं, लेकिन जो गाड़ी के अंदर जो गाड़ी की फॉर्मेशन है, आप देखते हैं कि हर गाड़ी जो है आजकल वो बॉनेट की जो लेंथ है उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं गाड़ियों के अंदर। फिर डैशबोर्ड जो होता है उसकी भी एक डिफाइंड लेंथ होती है। वो किस वजह से होती है? क्योंकि गाड़ी के अंदर क्रम्पल जोन्स बनाने होते हैं। वो क्रम्पल जोन्स किस तरह बनते हैं कि जिस तरह ये यहाँ पे पूरी की पूरी एक आपको एक्सटेंशन नजर आती है आगे इंजन के आगे, जो कि जिसकी को बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। डिजाइन तो वो खूबसूरत करती है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। वो क्यों है? यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये आपकी गाड़ी का क्रम्पल जोन है। इसमें होगा क्या कि अगर आपकी गाड़ी सामने से हिट करती है तो सबसे पहले ये वाली जो चीज है ये क्रश होगी। क्रश होके जो इम्पैक्ट है उसको साइडों पे जो है ना वो करेगी, सेंड करेगी, और आप तक जो है वो झटका नहीं आएगा या आपको वो इम्पैक्ट फील नहीं होगा। फिर अगर ये वाला क्रम्पल जोन फेल हो जाता है या आपका इम्पैक्ट ज्यादा जोर से है, तो फिर इस क्रम्पल जोन के बाद इंजन थोड़ी सी जो इंजन की पूरी एक वो है का यूनिट है, वो शॉक को एब्जॉर्ब करता है। वो भी नहीं अगर कर सकता, तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एक बहुत बड़ा क्रम्पल जोन है गाड़ी के अंदर, जो कि फिर आपका शॉक एब्जॉर्ब करता है और आप तक डैमेज नहीं आने देता। यानी कि यू आर वेरी सेफ इन दिस कार बिकॉज ऑफ द एयर बैग्स, एबीएस, रेडार सिस्टम, और उसके बाद द क्रम्पल जोन। इसके अंदर बहुत बड़े क्रम्पल जोन हैं। बहुत सारी गाड़ियां जो कि आगे मोनेट स्पेस को थोड़ा सा कम कर देती हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि जो क्रम्पल जोन हैं वो कम हो जाते हैं, तो सेफ्टी थोड़ी सी आपकी कॉम्प्रोमाइज होती है। इसके अंदर आपकी सेफ्टी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं है। दूसरे नंबर पे अगर मैं इसका बॉनेट बंद कर दूं, इंजन से आगे चले, बॉनेट बंद करने के बाद अगर मैं साइड पे हूँ, तो आपको आपके टायर और बम्पर की एंडिंग जो है, यहाँ पे आपकी गाड़ी एंड हो रही है और आपका टायर एंड हो रहा है यहाँ पे। यानी कि आपका टायर आपके बम्पर के बिल्कुल साथ ही एंड हो रहा है। इसका आपको क्या फायदा होता है कि जब आप गाड़ी को टर्न करते हैं तो आप इस चीज में कॉन्फिडेंट होते हैं कि मेरी जो गाड़ी है वो जिधर मैं टर्न कर रहा हूँ वो उधर से ही मुड़नी शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं गाड़ी यहाँ पे टर्न कर रहा हूँ और मुझे इस चीज का अंदाजा लगाना है कि मैंने यहाँ तक जो है ना गाड़ी को आगे से उसका अंदाजा लगा के गाड़ी को टर्न करना है। ये गाड़ी को जो ड्राइवर होता है उसको बहुत ज्यादा असिस्ट करती है इन ड्राइविंग। और वो क्लोज स्पेसेस जो बहुत ज्यादा नियर, जहाँ पे बहुत ज्यादा क्लोज स्पेस है, वहां पे आपको गाड़ी को मैन्यूवर करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। इंस्टेड के आप यहाँ पे वो एक वो फ्लैग पोल लगता है वो लगवाएं। आपको ऑलरेडी पता है कि मेरा जो टायर है वो जहाँ पे है वहीं पे मेरा बम्पर एंड हो रहा है, तो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी। मैं कहीं से भी गाड़ी को मैन्यूवर कर सकता हूँ। ये थी इसकी जी फ्रंट साइड सारी की सारी। अब जी अगर हम इसकी साइड पे आते हैं तो जो स्लीकनेस है गाड़ी की वो कंटिन्यू करती है। और सबसे पहले तो अब आपको ज्यादा अंदाजा हो सकेगा कि गाड़ी कितनी नैरो है, और गाड़ी के अंदर बहुत ज्यादा हाइट नहीं है। गाड़ी बड़ी खूबसूरत सी स्लीक सी एरोडायनेमिक बनी हुई है। और उसके बाद हाँ, ये इसका फेंडर आता है। फेंडर इसका 2 पीस आता है। एक पीस इसका ये है जो कि फेंडर का है, और दूसरा जो आपका पिलर है, पिलर भी फेंडर के अंदर थोड़ा सा आता है, यानी कि मेटेलिक पीस ये वाला फेंडर के अंदर ऐड हो जाता है। फिर आपके टायर आते हैं, 16 इंच के टायर हैं इसके अंदर, और रिम जो है वो थोड़ा सा छोटा है, और रिम थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता था। जो इंटरनेशनल मार्केट वाला रिम है वो इससे थोड़ा सा खूबसूरत है, लेकिन दिस वर्क्स खासकर विद डार्क कलर्स, दिस वर्क्स वेरी वेल। विद वाइट कलर या ब्राइट कलर्स ये थोड़ा सा टायर जो है ना वो ऑड लगता है, लेकिन विद द ओवरऑल पैकेज इट कवर्स इटसेल्फ। उसके बाद आते हैं इसके साइड मिरर्स की तरफ। साइड मिरर्स बड़े खूबसूरत हैं, बड़ी एंगुलर शेप है उनकी, जस्ट लाइक एन एरो। द स्लीकनेस कंटिन्यूज, द थीम ऑफ दिस कार इज स्लीकनेस। उसके बाद हम पीछे वाली साइड पे आते हैं। डोर हैंडल्स हैं। डोर हैंडल्स के ऊपर यहाँ पे कोई क्रोम गार्निश नहीं है, लेकिन जो आपकी विंडोज हैं उसके नीचे क्रोम गार्निश है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अभी जरा प्रोटेक्टेड है क्योंकि ये गाड़ी बिल्कुल नई है। उसके बाद छत की तरफ आते हैं। छत के ऊपर पेनोरामिक सनरूफ नहीं है, लेकिन सनरूफ अवेलेबल है। जितने भी इंटरनेशनल मॉडल हैं किसी के अंदर भी एन लाइन के अलावा पेनोरामिक सनरूफ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सनरूफ ही होती है। तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ही इसी पैकेज में आ रही है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए फीचर कम नहीं किया गया। यहाँ पे ऊपर कोई क्रोम बार नहीं है, यहाँ पे नीचे हमारे पास क्रोम बार है। इसके अंदर एक थीम लाइन चल रही है, आगे से वो नीचे से शुरू होती है, चलती चलती
ऊंची होती है और पीछे जाके वापस उसी हाइट पे जाके कंक्लूड हो जाती है। आप सिंगल लाइन में पूरी की पूरी गाड़ी की जो सिलोएट है वो बना सकते हैं। ये मर्सिडीज CLS 600 के अंदर इस तरह का थीम फीचर आता था, थीम आता था। उसके बाद इसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा सा वो रेजोनेट करता है। पीछे से गाड़ी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ये तो था इसका फ्रंट से साइड। अब जरा पीछे से आपको इसकी साइड दिखाते हैं। तो अब अगर पीछे वाली साइड से इसको देखें तो पीछे वाली साइड से दोबारा गाड़ी यूं करके पीछे यहाँ पे एंड हो जाती है। यानी कि आपको आगे आगे से भी वो यूं करके शुरू होती है और पीछे भी जाके यूं करके खत्म हो जाती है। एक एरो की तरह बनी हुई है गाड़ी पूरी की पूरी। पीछे वाली साइड पे आते हैं। यहाँ पे जो पिलर खत्म होता है, पिलर के अंदर थोड़ा सा प्लास्टिक का ये वाला पार्ट जाता है जिसके ऊपर यहाँ पे डायमंड या ट्रायंगल्स वाली एक गार्निश लगी हुई है। नीचे यहाँ पे आपकी जो क्रोम वाली बार है वो कंटिन्यू करती है। गाड़ी यहाँ पे यूं करके नीचे अपने बैक एंड की तरफ चली जाती है। और फ्रंट एंड पे तो हाईलाइट थी गाड़ी की स्लीकनेस, लेकिन जो खूबसूरत गाड़ी पीछे से है, मुझे नहीं लगता इस टाइम पाकिस्तान के अंदर कोई भी CKD गाड़ी है जो कि पीछे से इतनी ज्यादा खूबसूरत है। Hyundai सोनाटा N लाइन भी थोड़ी सी पीछे से मुझे तो कंट्रोवर्शियल सी लगती है, लेकिन दिस कार इज द मोस्ट प्रिटीएस्ट कार फ्रॉम द बैक साइड। इतना खूबसूरत बैक एंड किसी गाड़ी का नहीं है इस टाइम जो पाकिस्तान के अंदर चल रही है। होंडा सिविक लाइटें इतनी बड़ी बड़ी 2024 के अंदर तुक्की नहीं बनता। एवरीवन इज गोइंग टुवर्ड्स स्लीकनेस एंड दे हैव ब्रॉट इतनी इतनी बड़ी लाइटें, उनका कोई तुक नहीं बनता। टोयोटा करोला है, टोयोटा करोला की लाइटें वैसे ही अब 10 साल पुरानी हो गई हुई हैं, उसको हम इस डिबेट के अंदर लेके ही नहीं आ सकते। दिस वन दो मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द स्लीकेस्ट लाइट्स इन द मार्केट राइट नाउ CKD यूनिट्स के अंदर यही है। इनसे खूबसूरत CKD इस सेगमेंट की कोई सीडैन नहीं है। पीछे से पीछे वाली साइड पे कंटिन्यू करें तो आगे वाली साइड पे जो टायरों का साइज है, जो रिम का साइज है, वो इतना ज्यादा जो है ना वो फील नहीं होता। लेकिन पीछे वाली साइड पे डार्क कलर्स में भी कई दफा फील होता है कि जो टायर का साइज है ना वो थोड़ा सा कम है। लेकिन गाड़ी पीछे से वैसे ही इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि वो इस चीज को खुद ही नलीफाई कर देती है। अब आगे चले तो यहाँ पे एक आपकी जो पीछे वाली वो है विंडशील्ड है, वो काफी बड़ी है। अंदर से व्यू का कोई प्रॉब्लम नहीं बनता। लेकिन यहाँ पे पीछे एक सैटिन पियानो ब्लैक का पैनल दिया गया है, जिसकी मुझे समझ नहीं आई क्यों दिया गया है। लेकिन वो जो विंडशील्ड है उसको एक एक्सटेंडेड लंबी लुक देने के लिए दिया गया है। अब ये होगी इसकी साइड प्रोफाइल बैक वाली साइड से। अब इसकी जो बैक साइड है उसके ऊपर चलते हैं। यदि आते हैं इसकी बैक साइड पे, तो सबसे पहले जो इसकी बैक है वो पीछे यूं आगे थोड़ी सी ऊपर को जाती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो इसका ट्रंक है वो यहाँ से थोड़ा सा यूं ऊपर टिल्ट होता है और वो इसको एक बड़ी खूबसूरत सी यहाँ पे स्लीक सी लुक देता है। बड़ी जो है ना बड़ा खूबसूरत ये वाला जो इसका कॉर्नर है वो फिनिश हुआ है और ये इसको एरोडायनेमिक्स के अंदर भी हेल्प करता है। एरोडायनेमिक्स के अंदर हेल्प करता है, उसके अलावा एक छोटे से स्पॉइलर के तौर पे भी यहाँ पे वो एक्ट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे कैमरा आता है, उसके नीचे Hyundai का लोगो आता है, उससे नीचे बूट रिलीज का बटन आता है। अब एक चीज जो मुझे थोड़ी सी यहाँ पे अजीब लगी वो ये है कि ये जो कैमरा है ये यहाँ पे एडजस्ट हो सकता था और जिस तरह सोनाटा का जो बूट है वो इधर क्लिक करने से खुलता है वो भी किया जा सकता है। तो इसको जो है ना बड़ा कॉम्पैक्ट किया जा सकता था, चीजों को समेटा जा सकता था, लेकिन उन्होंने इस तरह नहीं किया। कैमरा यहाँ पे दिया, लोगो यहाँ पे दिया और उसके बाद जो आपका बूट रिलीज का बटन है वो यहाँ पे है। अभी जो कैमरा है इसकी जो डेफिनेशन है वो काफी अच्छी है, पिछले वाले मॉडल से बहुत बेहतर है, टुक्सोन से बहुत बेहतर है। अभी आपको अंदर से वो दिखा देंगे। उसके बाद लोगो है, लोगो सेम सैटिन फिनिश के अंदर है जिस तरह सामने है। प्लास्टिक का लोगो है, मेटल नहीं है, मैट फिनिश में बट विद अ लिटिल बिट ऑफ ग्लिटर। उसके बाद यहाँ पे पियानो फिनिश के अंदर बूट रिलीज का बटन आता है और फिर इसकी ये इंतहाई खूबसूरत लाइट आती है जो कि इस एज से उस एज तक कंटिन्यूअस है। और अगर आप नोट करें तो ये यूं करके एक एच बना रही है। झंडे का जो एच है वो यहाँ पे इसकी पूरी बैक पे बन रहा है। एक साइड से देखें तो भी खूबसूरत, सिर्फ दरमियान से देखें तो भी खूबसूरत। बैक एंड जो गाड़ी का वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। उसके बाद अगर बैक एंड के डिजाइन की वैसी बात करें तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे यूं करके जो इसका ट्रंक है वो यूं करके पीछे से थोड़ा सा लिफ्टेड है। उसके बाद गाड़ी का जो ट्रंक है वो दोबारा से एंगुलर अंदर को जाता है, फिर यूं करके पीछे से बाहर को निकलता है। बड़ी बड़ी ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक और बड़ी खूबसूरत लुक दी गई है ओवरऑल गाड़ी को। पीछे से मैं अगर इसका हुड रिलीज करता हूँ, बॉनेट ट्रंक रिलीज करता हूँ, तो सबसे पहले तो ट्रंक जो है ना वो थोड़ा सा स्प्रंग है या स्प्रिंग्ड है, ठीक है जी। तो वो थोड़ा सा अपने आप को खुद ही ऊपर ले आता है और फिर मैं उसको यूं करके
ऊपर लेके जा सकता हूँ। पीछे भी ऑटोमेटिक क्लोजिंग नहीं है, लेकिन वो मर्सिडीज C250 के अंदर भी नहीं आती, तो कैन नॉट ब्लेम Hyundai फॉर इट। उसके बाद आपका जो ट्रंक की ओपनिंग है वो काफी बड़ी है, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। इसकी जो कंपटीटर्स आते हैं मार्केट के अंदर, उनके उनके जो ट्रंक स्पेस है वो इससे थोड़े से ज्यादा ब्रॉड है ओपनिंग के अंदर, और उसके अंदर स्पेस भी थोड़ी सी ज्यादा है। जो इसका फिगर है स्पेस का लीटर्स के अंदर, वो हम नीचे डिस्प्ले कर देंगे। यहाँ पे इसका हाई माउंटेड ब्रेक लैंप आता है, वो भी अभी आपको चला के दिखा देंगे। उसके बाद आपको इसकी जो ट्रंक स्पेस है उसकी तरफ अभी ले आते हैं। उससे पहले यहाँ पे बॉनेट के डिक्की के बाद अगर बम्पर वाली साइड पे चले, तो बम्पर के अंदर दोबारा पेंट क्वालिटी फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड। उसके बाद बम्पर प्लेसमेंट इज वेरी गुड। एक तो जो गाड़ी है उसके अंदर बहुत ज्यादा क्रीसेस हैं, तो जब क्रीसेस होती हैं तो फिर गाड़ी की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। आपको हर चीज उसकी जगह पे बिठानी है, और हर चीज बड़ी अच्छे तरीके से उसकी जगह पे बैठी हुई है। जो बम्पर्स हैं वो लाइट्स के साथ बिल्कुल अलाइन कर रहे हैं, कहीं पे आपको अलाइनमेंट का इशू नहीं नजर आएगा। यहाँ पे एक क्रीज है और वो यूं करके वापस ऊपर जाती है, और लाइट उसके अंदर आके फिट होती है, और वो जो क्रीसेस हैं वो बिल्कुल मेटल की और प्लास्टिक की आपस में अलाइन कर रही है। कहीं पे आपको जो है ना स्पेसिंग का इशू नहीं फील होगा, कहीं पे आपको ऐसे नहीं लगेगा कि ये चीज यहाँ पे होनी चाहिए थी, ये इधर फिट नहीं हो रही। उसके बाद जो एक चीज है वो ये है कि ये आपका रेन ड्रेन है। रेन ड्रेन ये होता है कि अगर पानी इसके ऊपर गिरा है तो वो यहाँ से ड्रेन होके पीछे से नीचे को निकल जाएगा। बम्पर की तरफ आते हैं, बहुत बड़ा बम्पर है, ठीक है जी। एक तो बम्पर बहुत बड़ा है, फिर दूसरा है इसके अंदर यहाँ पे ये एयर डिफ्यूजर्स आते हैं जो कि फंक्शनल नहीं है, लेकिन इसके जो अगले डिफ्यूजर्स हैं अगले बम्पर के, वो फंक्शनल हैं, वो ब्रेक्स की कूलिंग के अंदर आपको हेल्प करते हैं। उसके बाद अगर बम्पर के ऊपर आगे चलें, तो बम्पर के ऊपर यहाँ पे आपकी नंबर प्लेट की जगह, बहुत बड़ी नंबर प्लेट की जगह, पीछे सिल्वर गार्निश आती है छोटी सी, और आपको नीचे से जो आपके एग्जॉस्ट पाइप हैं वो नजर नहीं आते। लेकिन क्योंकि पीछे से गाड़ी थोड़ी सी लिफ्टेड है, तो जरा सी भी स्पीड ब्रेकर के ऊपर पीछे से उठेगी तो आपको नीचे से कुछ चीजें नजर आएंगी। अच्छा जी, अब अगर इसकी बैक के अंदर आते हैं, तो सबसे पहले तो जो इसकी ओपनिंग है वो पहले डिस्कस कर लिए, काफी ब्रॉड है। इसके अंदर आपको सूट केसेस रखने में, इस तरह की चीजें रखने में कोई मसला नहीं होगा, लेकिन वो बहुत बड़ी चीजें, साइकिल नहीं इसके अंदर घुस सकती, और मैं भी नहीं इसके अंदर घुस सकता। घुस सकता हूँ लेकिन इसके साथ ज्यादती हो जाएगी। तो अब अगर हम इसके अंदर आते हैं, तो इसके अंदर हर तरफ जो है ना साउंड डैम्पनिंग शीट लगी हुई है, ठीक है जी। और हर चीज को, जिसको भी आपका हाथ लगना है ना, आपको प्रीमियम फील ही आएगी। हर जगह पे एक अच्छा क्लॉथ लगा हुआ है। इस वाले कवर को आप उठाएंगे तो नीचे स्पेस सेवर टायर है। स्पेस सेवर टायर के साथ टायर चेंजिंग की किट है पूरी की पूरी, ठीक है। फुल साइज टायर नहीं है, लेकिन स्पेस सेवर टायर अवेलेबल है। काफी बड़ी जगह, यानी कि अगर आप टायर निकलवा के वूफर भी लगवाना चाहते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। गाड़ी का अपना साउंड सिस्टम जो है वो काफी प्रीमियम है। उसके बाद ये जो आपका पीछे वाला क्लॉथ है, इसको यहाँ पे, ये जो आपका फट्टा है इसको रोक के रखने के लिए यहाँ पे टीजरिंग पॉइंट्स दिए गए हैं। गाड़ी के अंदर और कोई टीजरिंग पॉइंट्स नहीं है जिसके अंदर आपको चीज बांध सके, ऊपर वाली साइड पे भी नहीं है। सामने आपको गाड़ी की जो है ना वो गाड़ी का बिस्किट मिल जाता है, और दैट्स अबाउट इट। स्पीकर्स यहाँ पे पीछे इंस्टॉल नहीं हुए हुए, क्योंकि दरवाजों के अंदर स्पीकर्स इंस्टॉल हुए हैं। यहाँ पे आपकी प्लास्टिक की क्लैडिंग आ जाती है, ये वाली प्लास्टिक की क्लैडिंग है। उसके बाद यहाँ पे आप ऊपर आते हैं तो यहाँ पे भी साउंड टेम्परिंग शीट लगी हुई है, कुछ भी एक्सपोज नहीं है। गाड़ी की जो लुक एंड फील है काफी प्रीमियम है। अब अगर हम गाड़ी का ट्रंक क्लोज करते हैं, तो यूं करने पे गाड़ी का ट्रंक क्लोज हो गया है। अब होंडा सिविक के अंदर ये फीचर आता है कि अगर आपकी गाड़ी की चाबी गाड़ी की डिक्की के अंदर रह गई है, तो उसका जो ट्रंक है वो क्लोज ही नहीं होता। इसके अंदर ऐसे नहीं होता। हाईलाइट ऑफ द होल कार, और एक चीज जो है गाड़ी के सक्सेस को यहाँ पे जो है ना डिसाइड कर सकती है, शार्क फिन एंटीना। शार्क फिन एंटीना इज अवेलेबल। और ये जो रियर व्यू कैमरा है, ये शार्क फिन एंटीना के अंदर भी एडजस्ट किया जा सकता था, बट आई डोंट थिंक इट विल बी वेरी प्रैक्टिकल। तो ये हो गया जी इसका सारा एक्सटीरियर। आपको इसके इंजन के बारे में बता दिया, आपको इसके एक्सटीरियर के बारे में बता दिया, बैक के बारे में बताया, फ्रंट के बारे में बताया, डिजाइन सारा एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके इंटीरियर के अंदर चलते हैं, और इसके इंटीरियर के अंदर देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। स्टार्ट हम करेंगे इसके दरवाजे से। अगर हम इसके दरवाजे से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले अगर मैं इसका दरवाजा खोलता हूँ, तो फर्स्ट थिंग यू विल लुक एट इज द वेरी वेरी ब्रॉड ओपनिंग। बहुत खुली सी ओपनिंग है। इसके अंदर जाना और बाहर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है एक आम आदमी के लिए। मेरे जैसे हैं अगर आप, तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि गाड़ी की जो ये वाला जो बार है, ये जो पिलर है, ये थोड़ा सा नीचे है, क्योंकि गाड़ी की लुक खुद एक बहुत स्लीक लुक है। तो आपको थोड़ा सा यूं करके एंटर होना पड़ता है, बट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम गिवन दैट द कार लुक्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। आप इसके दरवाजे की तरफ आते हैं, तो दरवाजे के ऊपर सबसे पहले आपको जो फर्स्ट ये मिलता है, ये आपको हार्ड टू टच ही मिलता है, लेकिन बाकी सारा कुछ ही सरप्राइजिंगली सॉफ्ट टच है, ठीक है।
आपका ये वाला जो दरवाजे की लाइनिंग है सॉफ्ट टच, ये वाली लाइनिंग सॉफ्ट टच, ये वाली लाइनिंग सॉफ्ट टच। उसके बाद आपके पास यहाँ पे इसके जो है ना ड्राइवर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ जाता है। तो आपका जो ये पूरे का पूरा ड्राइविंग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ जाता है। क्रोम के अंदर आपका जो है ना हैंडल बार आ जाता है, जिससे आप दरवाजा खोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका स्पीकर आ जाता है, ये आपका स्पीकर आ गया। और ये आपका नीचे वाला पैनल आ गया, जिसके अंदर आप अपनी कोई चीज रख सकते हैं। ये बहुत बड़ा नहीं है क्योंकि दरवाजे की अपनी जो हाइट है वो बहुत ज्यादा नहीं है, लंबा काफी है क्योंकि दरवाजा खुद काफी ज्यादा वाइड है। अब मैं अगर इसके अंदर बैठा हुआ हूँ तो आई एम ओके। पूजो 2008 से ज्यादा वाइड इसकी ओपनिंग है दरवाजे की, लेकिन अंदर घुसना कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर अ पर्सन लाइक मी बिकॉज ऑफ दिस लो पिलर। लेकिन इसके अंदर घुसना फिर भी इतना मसला नहीं है। अगर मैं यूं करके इसके अंदर घुसता हूँ तो आई एम इन। अब सबसे पहले हमारे पास जो की है, हमारी जो की है वो काफी बड़ी है। की का पूरी का एक रिव्यू अभी कर देंगे। और गाड़ी के अंदर अब की आ गई है, मैं ब्रेक के पैर रख के गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ ताकि हमें बीप्स आनी बंद हो जाए। उसके बाद फर्स्ट थिंग यू नोटिस इज द सीट। सीट इज वेरी गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल लोड्स ऑफ एडजस्टमेंट, मैं इसको आगे कर सकता हूँ, पीछे कर सकता हूँ, नीचे कर सकता हूँ, ऊपर कर सकता हूँ। और इसकी हाइट सिर्फ और सिर्फ सीट की एडजस्ट नहीं होती, मेरी जो अंडर थाई सपोर्ट है उसकी भी हाइट ऊपर नीचे होके एडजस्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्विच को सिर्फ यूं करके नीचे करता हूँ तो मेरी अंडर थाई सपोर्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एडजस्ट हो रही है। और अगर मैं इसको यूं करके एडजस्ट करता हूँ तो मैं पूरे का पूरा जो हूँ वो नीचे को जा रहा हूँ। और यहाँ पे अगर मैं इसको सेट करता हूँ, दिस इज अ वेरी स्पोर्टी सेटिंग फॉर माय कार। और इसको अगर मैं थोड़ा सा अपनी हाइट पे वापस ले आता हूँ तो दिस इज द नॉर्मल हाइट। मोटर कहीं पे भी जो है ना वेट मुझे मेरा नहीं शो करवा रही, वो उसी तरह ऊपर नीचे हो रही है जिस तरह अगर एक कम वेट का बंदा बैठा होता तो होती, यानी कि पावरफुल मोटर है और बहुत जल्दी को मसला नहीं होने लगा। ठीक है जी। उसके बाद जो मेरी बैक की एडजस्टमेंट है वो भी मेरी इलेक्ट्रिक है। ठीक है जी, बैक की एडजस्टमेंट इलेक्ट्रिक हो गई। ये सारी की सारी एडजस्टमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक होगी। उसके बाद मेरे पास लंबार सपोर्ट है। अगर मैं लॉन्ग रूट पे जा रहा हूँ तो मैं अपना लंबार सपोर्ट जो है उसको अपने मुताबिक एडजस्ट करके, अगर शॉर्ट रूट पे भी हूँ मैं तो मैं अपनी लंबार सपोर्ट को एडजस्ट करके बड़े मजेदार तरीके से गाड़ी को ड्राइव कर सकता हूँ। मैं अपनी मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर रहूंगा ड्राइव करते हुए। ये सीट इस चीज को इंश्योर करती है। जितनी ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल है उतनी ही इस वाली सीट के अंदर भी अवेलेबल है, एक्सेप्ट द लंबार सपोर्ट। ठीक हो गया जी, ये होगी इसकी सीट और दरवाजा। अब आपको इसके इंटीरियर के बारे में बताते हैं। अच्छा जी, अगर अब इसके इंटीरियर के अंदर के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली जो इसकी बड़ी हाईलाइट है वो इसका मीटर है, इसका स्टीयरिंग है और इसकी ये स्क्रीन है। तो बेसिकली जो पूरा इंटीरियर है ना वही एक हाईलाइट है। बड़ा खूबसूरत इंटीरियर है और जो इंटीरियर है दिस इट रैप्स अराउंड द ड्राइवर, यानी कि मेरी तरफ चीज़ें सेंट्रिक है। जो इसका एलसीडी है 10.25 इंच की इसकी एलसीडी है ये वाली, ये भी मेरी तरफ है। ये जो इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है वो भी मेरी तरफ है। और उसके अलावा ये जो मेरे एसी के कंट्रोल्स हैं वो भी मेरी तरफ पॉइंटेड हैं। तो एज अ ड्राइवर आई एम द कैप्टन ऑफ दिस कार। बड़ी मज़ेदार सी फील आती है आपको इसकी ड्राइविंग सीट पे बैठ के। ये ड्राइवर ओरिएंटेड गाड़ी थोड़ी सी बनी हुई है। जो पूरे का पूरा इंटीरियर है वो पूरा यूं करके रैप करता है आपके अराउंड। ये जो दरवाजे के अंदर आपका एक थीम शुरू होता है, जो आपकी एक कैरेक्टर लाइन शुरू होती है, वो यहाँ से शुरू होके यूं पूरे डैशबोर्ड के ऊपर से घूम के पीछे इस दरवाजे के अंदर आके खत्म हो जाती है। और जो पूरे का पूरा इंटीरियर है वो सॉफ्ट टच है। ये वाला आपका जो मटेरियल है ये सारा सॉफ्ट टच है। ये वाला मटेरियल आपका हार्ड टच है, ये हार्ड टच है। लेकिन इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जितना भी इंटीरियर है वो हार्ड टच हो सॉफ्ट टच हो वो टेक्सचर्ड है। हर चीज के अंदर एक टेक्सचर है। वैसे बेसिकली इन चीजों के अंदर कोई टेक्सचर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे भी एक टेक्सचर है। इसके अंदर एक बड़ा खूबसूरत कलर आता है सेज ग्रीन, और उसके अलावा ये ब्लैक वाला इंटीरियर आता है। स्टीयरिंग के ऊपर क्रूज कंट्रोल की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। स्टीयरिंग का भी पूरा इन डेप्थ रिव्यू अभी कर देते हैं इसके अंदर, ये वीडियो के अंदर आप वो भी देख सकेंगे। यहाँ पे एक पैनल है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक डिज़ाइन है। इस साइड पे आपके पास क्रूज कंट्रोल ऑन और ऑफ की ऑप्शंस आ जाती हैं। उसके बाद ये आपका आ जाता है डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल। तो हर एक चीज़ को अलग-अलग जो है ना करते हैं डिस्कस। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम अपने मीटर की तरफ। अच्छा जी, अगर अब इसके मीटर की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारी इसकी इन्फॉर्मेशन वाली स्क्रीन है। जो इन्फॉर्मेशन वाली स्क्रीन है वो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करती हैं। जिस तरह ये वाली जो स्क्रीन है ये मुझे अभी बता रही है कि मैं आइडल मोड पे, क्योंकि मैंने गाड़ी सिर्फ और सिर्फ रेडी की हुई है। अगर मैं इसको एक्सेलरेटर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी इंजन से पीछे चार्जिंग भेज रही है और वो बैटरीज के अंदर जा रही है, तो वो यहाँ पे डिस्प्ले भी कर रही है चार्ज को पीछे जाता हुआ। उसके बाद अगर मैं अगली स्क्रीन पे जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे यहाँ पे मेरी स्पीड दिखा रही है। उसके बाद यहाँ पे मुझे करंट ट्रिप की इन्फॉर्मेशन आ रही है। उसके बाद लास्ट रीफ्यूल के बाद वाली एवरेज आ रही है।
लास्ट रीसेट के बाद वाली एवरेज आ रही है, उसके बाद मेरे पास ये दोबारा से वो वाली स्क्रीन आ जाती है और दैट्स अबाउट इट। उसके बाद अगर मैं नीचे वाली साइड पे देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे ये जो है ये मुझे मेरी करंट एवरेज आ रही है विद टेम्परेचर, और इस साइड पे मुझे मेरा ओडोमीटर मिल रहा है, ठीक है जी, और ये मुझे मेरी रेंज बता रही है, ठीक है। तो इस साइड पे मेरा स्पीडोमीटर आ जाता है, बड़ा खूबसूरत सा क्लासिक सा जो है ना वो उसका स्पीडोमीटर का इंटरफेस है, जो कि नॉर्मल ड्राइविंग मोड का, ये इस टाइम इको मोड के ऊपर है। यहाँ पे इस साइड पे जो है मुझे मेरा जो है ना टेकोमीटर मिलता है। टेकोमीटर के अंदर मुझे वो सिर्फ और सिर्फ यही बताती है कि गाड़ी इको पे है, पावर पे है या चार्जिंग पे इस टाइम। अगर मैं ड्राइविंग मोड चेंज करता हूँ तो मेरे जो है ना वो बड़ी खूबसूरत सी एनिमेशन आती हैं, वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से सेटिंग्स में जा सकता हूँ। सेटिंग्स के अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि मेरी ड्राइवर असिस्टेंस है, इसके अंदर मैं अपने जो है ना सारे के सारे फीचर चेंज कर सकता हूँ, ऑप्शन चेंज कर सकता हूँ। ये सारी की सारी जो ऑप्शन हैं इनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ से इन्फॉर्मेशन पे जाता हूँ, जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर TPMS है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम को मैं यहाँ से देख सकता हूँ, और उसके अलावा इंजन का टेम्परेचर जो है वो यहीं पे मुझे नजर आएगा। जो मेरे ये जो मीटर्स बने हुए हैं इसके अंदर मुझे फ्यूल का लेवल नजर आ रहा है, और इस साइड पे मुझे मेरी बैटरी का लेवल नजर आ रहा है कि वो इस टाइम कितनी है। ठीक हो गया जी। तो यहाँ से मैं वापस अपनी इंफॉर्मेशन स्क्रीन के ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा मीटर। इसकी मैं आपको दिखाता हूँ एनिमेशंस। ये इस टाइम मैं इको मोड पे हूँ। इधर से मैं ड्राइविंग मोड अगर चेंज करता हूँ तो ये मेरी स्पोर्ट मोड की एनिमेशन, और उसके बाद स्पोर्ट मोड वाली स्क्रीन है। उसके बाद ये मेरी जो है ये स्मार्ट मोड की स्क्रीन है, और ये सबसे क्लासिक टाइप जो है ना वो बनी हुई है। इसके अंदर एक और जो है ना स्क्रीन आती है, जो कि मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। इधर से मैं क्लस्टर के अंदर अगर जाता हूँ, क्लस्टर के अंदर जो क्लस्टर थीम मैं सेलेक्ट करता हूँ, उसके अंदर मैं सबसे पहले तो इसको डिसेबल करूंगा, लिंक टू ड्राइव मोड। और ये है इसका क्यूब वाला जो ड्राइविंग का वो है थीम है। ये क्यूब वाला थीम है, बड़ा ही खूबसूरत और डिफरेंट सा थीम है। इसके अंदर इस साइड पे मुझे वो मेरी एवरेज दिखा रहा है, इस साइड पे मुझे मेरी स्पीड दिखा रहा है, यहाँ पे बैटरी की का लेवल आ रहा है, यहाँ पे मुझे फ्यूल का लेवल आ रहा है। बाकी सारी चीज़ें सेम है। वापस इसको लिंक टू ड्राइव मोड कर देते हैं ताकि हम अपने नॉर्मल मोड के अंदर आ जाएं। ठीक हो गया जी। तो यहाँ से मैं वापस अपनी स्क्रीन पे आ जाता हूँ। ड्राइविंग मोड की जो एनिमेशन मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ड्राइविंग मोड की जो एनिमेशन है वो सिर्फ और सिर्फ इसी वाले जो है ना इसी TFT LCD के अंदर आती हैं, जो मेरा इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है उसके अंदर नहीं आती, जैसे टुक्सोन के अंदर आती थी। तो ये हो गया जी हमारा मीटर। अब आते हैं इसके स्टेयरिंग की तरफ। अब जी अगर इसके स्टेयरिंग की तरफ आ जाते हैं तो सबसे पहले जो स्टेयरिंग की शेप है वो बड़ी खूबसूरत सी है। कुछ गाड़ियों के अंदर ऑडी वगैरह के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे से फ्लैट स्टेयरिंग आता है। चंगान जो आपकी आती है एल्सविन आती है उसके अंदर भी यहाँ से थोड़ा सा फ्लैट स्टेयरिंग आता है, लेकिन इसके अंदर नहीं आता। यहाँ आपका हॉर्न आ गया, हॉर्न का ये यूनिट आ गया पूरे का पूरा, इसी के अंदर आपका एक एयर बैग भी है। ठीक हो गया जी। उसके बाद आप आगे चलते हैं तो इधर आपके क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन आ गए। अब जो क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन हैं उसके अंदर आप यहाँ से क्रूज कंट्रोल सेट कर सकते हैं। इधर से उसकी आप स्पीड वगैरह इंक्रीज कर सकते हैं। ये आपके मीटर की ऑप्शन जो है, मीटर की स्क्रीन चेंज करने के लिए, ये सेलेक्ट करने के लिए है। और ये आपका पॉज और दोबारा से अगर रख के रखेंगे तो इंफोटेनमेंट डिस्प्ले के अंदर रीसेट करने के लिए है, उसको सॉन्ग को आगे पीछे करने के लिए, पॉज और दोबारा चलाने के लिए। इस वाली साइड पे अगर आ जाते हैं तो यहाँ पे मुझे अगर मैं गूगल प्ले या मैं इसके अंदर अगर एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले यूज़ कर रहा हूँ तो उधर से मैं यहाँ पे वॉइस रिकग्निशन यूज़ कर सकता हूँ। और उसके बाद यहाँ से मैं अपना मोड जो है वो गाड़ी का मोड नहीं चेंज करूंगा, मैं यहाँ से अपना मीडिया का मोड जो है वो चेंज कर सकता हूँ। ठीक है। यहाँ से मैं अपने सॉन्ग्स चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से मैं वॉल्यूम अप डाउन कर सकता हूँ। जैसे मैं कॉल रिसीव कर सकता हूँ, इधर से मैं एक ये मेरा कस्टमाइजेबल बटन है, इससे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक हो गया जी। तो ये हो गया हमारा इसका टोटल स्टेयरिंग। स्टेयरिंग के बाद चलते हैं इसके इंफोटेनमेंट डिस्प्ले की तरफ। अब अगर इसके इंफोटेनमेंट डिस्प्ले की तरफ चलते हैं तो मैं अगर होम पे जाता हूँ तो ये मेरी नॉर्मल स्क्रीन है। ये वही स्क्रीन है जो पहले टुक्सोन के अंदर भी आया करती थी। ठीक है जी। आपको इधर से बटन से ही अंदाजा हो गया होगा। यहाँ से मैं वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ, इसकी जो है ना इसकी यहाँ से मोड चेंज कर सकता हूँ। रेडियो मैंने ऑन ऑफ किया है। ठीक है जी। इस साइड से मैं सीख वगैरह कर सकता हूँ, अपना गाना आगे पीछे कर सकता हूँ। यहाँ से मैं अपने ऑल मेन्यूज में चला गया, इधर से मैं फ़ोन कनेक्ट कर सकता हूँ, रेडियो, मीडिया, यूज़र मैनुअल खोल सकता हूँ, वॉइस मेमोज खोल सकता हूँ, और सेटअप में जा सकता हूँ। उसके बाद मेरे पास एक बड़ी मज़ेदार ऑप्शन है, वो है हाइब्रिड की। अब जैसे मेरी गाड़ी इस टाइम हाइब्रिड मोड के अंदर चली गई है, इंजन उसने स्टार्ट कर दिया है, तो वो यहाँ पे मुझे मेरी एवरेज दिखा रही है। ये गाड़ी अभी ऑन की गई है, इस वजह से भी ये यहाँ पे एवरेज इतनी गंदी दिखा रही है। गाड़ी जो है ये
28 से 30 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज देती है। उसके बाद अगर मैं एनर्जी फ्लो की तरफ देखता हूँ तो ये इंजन से मेरी जो बैटरी की तरफ, इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक मोटर से बैटरी की तरफ जा रही है पावर, ये मुझे वो यहाँ पे दिखाती है। ठीक है जी, मैं वापस यहाँ पे चला जाता हूँ जी अपने होम स्क्रीन के ऊपर। तो दैट्स अबाउट इट इन द इंफोटेनमेंट डिस्प्ले। इंफोटेनमेंट डिस्प्ले के बाद मैं अगर नीचे वाली साइड पे आता हूँ तो ये मेरा आ गया डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल की जो है मेरा वो, मैं इधर से सिंक कर सकता हूँ, इधर से उसको मैं ऑटो कर दूंगा। ठीक है जी, इधर से मैं उसका जो वो है फैन की स्पीड कंट्रोल कर सकता हूँ, इधर से मैं एयर की डायरेक्शन कंट्रोल कर सकता हूँ, इधर से मैं एसी ऑन ऑफ कर सकता हूँ, यहाँ से मैं पूरा यूनिट ही ऑफ कर सकता हूँ। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन आती हैं यहाँ पे, वन ऑफ अ टाइप ऑप्शन, वन ऑफ अ काइंड ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है। इसकी जो अगली दोनों सीट्स हैं, दोनों सीट्स ही हीटेड और वेंटिलेटेड है। तो यहाँ से मैं अपने ड्राइवर की सीट को हीटेड, मैंने इसकी वेंटिलेशन ऑन कर दी, पैसेंजर की सीट को, और ये बंद हो गई। यहाँ से मैंने उसकी हीटिंग ऑन कर दी और दूसरी तरफ से मैं अपनी सीट की जो हीटिंग है वो ऑन कर सकता हूँ। इधर से मैं बाहर से हवा जो है वो गाड़ी के अंदर आना अलाउ कर सकता हूँ, इधर से मैं सिर्फ गाड़ी के अंदर वाली एयर को ही सर्कुलेट करूंगा। ये मेरा रियर डिफॉगर है, ये मेरा फ्रंट डिफॉगर आ गया। ठीक है जी, दोनों को मैं ऑफ कर दूंगा अभी। ठीक है, उसके बाद जो है नीचे वाली साइड पे अगर मैं आता हूँ जी तो यहाँ पे मेरे पास सामने मेरा 12 वाट का सॉकेट आ रहा है जो कि 180 वाट तक मुझे प्रोवाइड कर सकता है। उसके बाद इस साइड पे मेरा जो है वो टाइप सी चार्जर आ रहा है, बीच में यूएसबी लगाने की ऑप्शन है। इधर से ही मैं अपना जो एंड्रॉयड ऑटो है और एप्पल कारप्ले है वो भी कनेक्ट कर सकता हूँ। नीचे मेरे पास मेरा जो है वायरलेस चार्जर आ जाता है जहाँ पे मैं अपना फ़ोन रख के चार्ज कर सकता हूँ। उधर से अब इधर से पीछे आते हैं, इधर से पीछे आते हैं जी तो सबसे पहले यहाँ पे मेरी गियर नॉब आ जाती है। गियर नॉब बड़ी मज़ेदार सी बनी हुई है, पूरा हाथ अगर आप उसके ऊपर रखते हैं तो आपके हाथ के अंदर यूं करके वो आ जाती है। ठीक है जी, इसको आप यहाँ से ड्राइव मोड पे डाल सकते हैं। ड्राइव मोड के ऊपर डालने के बाद अगर आप इसको इस साइड पे करेंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिकली स्पोर्ट्स मोड पे चली जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ जी कि ये मेरी गाड़ी जो है इस टाइम नॉर्मल इको मोड में है। इधर मैं इसका जो गियर है इसको इस साइड पे पुश करता हूँ मैनुअल मोड में लेके जाने के लिए, तो ये मेरी गाड़ी ऑटोमेटिकली स्पोर्ट्स मोड में आ गई है। और अगर मैं इसको इधर से ही वापस यूं करता हूँ तो वो नॉर्मल मोड में आ गई है। तो दिस इज समथिंग। और इधर मेरे पास 6 स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन अवेलेबल है जिसको मैं यहाँ से गियर्स को शिफ्ट कर सकता हूँ, पेडल शिफ्टर्स अवेलेबल नहीं है। यहाँ से मैं अपने ड्राइव मोड चेंज कर सकता हूँ जी। उसके बाद ये जो है ये मेरा पार्किंग जो कैमरा है इसको ऑन करने के लिए, अगर मैं इसको यहाँ पे दिखा सकता हूँ आपको, तो ये मेरा कैमरा यहाँ पे ऑन हो गया। ठीक है, उसके बाद ये मैं अपने पार्किंग सेंसर्स ऑफ ऑन कर दिए, ये मैंने अपने पार्किंग सेंसर्स ऑफ कर दिए। ये मेरी पार्किंग ब्रेक आ जाती है। ठीक हो गया जी, मेरी पार्किंग ब्रेक आ गई। इस तरह मैं पार्किंग ब्रेक जो है ना वो कर दूंगा। मैंने इस टाइम जो है पार्किंग ब्रेक ब्रेक डिसएंगेज कर दी और ये मेरी जो पार्किंग ब्रेक है ये एंगेज हो गई। ये ऑटो होल्ड का फीचर है जी, ऑटो होल्ड होल्ड को यहाँ से मैं ऑन और ऑफ करूंगा तो मेरे पास जो स्क्रीन है उसके अंदर मुझे डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद मेरे कप होल्डर्स आ जाते हैं। कप होल्डर्स के अंदर मेरी इस टाइम यहाँ पे की पड़ी हुई है। कप होल्डर्स के अंदर मैं लेवल चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक बड़ा वो इजी सा, इसको क्लीनिंग के लिए जो है ना ये बाहर ही पूरे का पूरा आ जाता है और मैं बड़े आसानी से जो अंदर चीज़ें पड़ी हुई हैं उनको निकाल सकता हूँ या साफ कर सकता हूँ। यहाँ पे ये सारी पियानो फिनिश है। अभी यहाँ पे वो लगा हुआ है, ऊपर प्रोटेक्टिव शील्ड लगी हुई है। उसके बाद अगर मैं पीछे वाली साइड पे आता हूँ जी तो मेरा कंसोल आ जाता है। कंसोल को मैं खोलता हूँ, बहुत ज़्यादा डीप कंसोल नहीं है लेकिन इट्स ओके, इट वर्क्स। कंसोल के बाद मैं आगे अगर आपको अपने जो इंटीरियर का थीम है वो थोड़ा सा दिखाऊं तो ये वाली जो सारी की सारी साइड है इसके अंदर आपको ये 3 बार्स जलती हुई नजर आती हैं जो कि पूरे के पूरे इंटीरियर के अंदर इस साइड से लेके इस साइड तक पूरे इंटीरियर के अंदर जाती हैं। तो ये हो गया जी इसके इंटीरियर का एक इन डेप्थ रिव्यू। इसके अगर रियर व्यू मिरर की तरफ आए तो रियर व्यू मिरर इसका ऑटो डिमिंग नहीं है, पीछे से आपको इसको खुद ही चेंज करना पड़ता है लेकिन बेजल लेस जरूर है। यहाँ पे इसका हमारा रेन सेंसर आ गया जो कि ऑटोमेटिकली हमें इसके जो वाइपर्स हैं वो ऑन करेगा। उसके बाद अगर आपको दिखाऊं मैं तो जो इसका मीटर है उसके अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल है कि मैं अगर वाइपर ऑन करता हूँ तो वो मुझे साथ साथ बताता है कि मेरे वाइपर इस टाइम किस लेवल के ऊपर है। ठीक है, ये हाई हो गए, लो हो गए, ये जो है ना इंटरमीडिएट हो गए और ये ऑफ हो गए। ठीक है जी, इसी तरह अगर हम यहाँ से लाइट्स ऑन करते हैं तो लाइट्स का भी मुझे बता रहा है इस टाइम ऑटो पे है, इस टाइम जो है ना सिर्फ लाइट्स ऑन है। इस टाइम हाई बीम पे चला गया हूँ। ठीक है जी, और हाई बीम मुझे यहाँ पे भी शो हो रही है। ठीक है, और इधर से मैंने जब लाइट्स ऑफ की तो ये मेरी लाइट्स ऑफ हो गई, तो मैं दोबारा से ऑटो पे डाल देता हूँ। अच्छा जी, अब अगर इसकी सनरूफ की तरफ आए तो ये वाला जो मेरी लिड है ये मैनुअल है, इसको मैं यूं करके खोल और बंद कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे मेरे पास एक बटन अवेलेबल है, उसको मैं दबाऊंगा
तो मेरी जो सनरूफ है वो ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी खुल जाएगी एंड नाउ आई कैन लुक आउटसाइड। और सामने मेरे पास एक एयर ब्रेकर अवेलेबल है। उसके बाद मैं इसी को दोबारा से दबाऊंगा तो मेरी सनरूफ बंद हो गई है। ठीक हो गया जी। और उसके बाद मैं इसको यूं करके तो बंद कर सकता हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम इसके ये सन वाइजर की तरफ आ जाते हैं तो सन वाइजर के अंदर यहाँ पे हमारे पास यूं करके ये सन वाइजर खुल जाता है। लाइट हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक हो गया जी। और यहाँ से मैं अपनी जो ऑक्सिलरी लाइट्स हैं उनको ऑन ऑफ कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसको डोर पे कर सकता हूँ और वैसे ऑन ऑफ कर सकता हूँ। इधर से वैसे भी अकेली भी ऑन कर सकता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे मेरे पास सन ग्लासेस होल्डर नहीं है और ये मेरी पिछली रीडिंग लाइट आ जाती है। इसको मैं ऑन और ऑफ कर सकता हूँ। अच्छा जी, सारी चीज़ों के साथ साथ हम इसकी की फॉब का भी जो है ना एक रिव्यू आपको छोटा सा दे देते हैं कि इसके की फॉब के अंदर फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले तो जो इसका की फॉब है ये छोटा सा Hyundai का लोगो ही है। यहाँ पे आपको लॉक की ऑप्शन मिलती है। यहाँ से आप गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं और अगर आप इसको यहाँ पे होल्ड करके रखते हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो दिस इज अबाउट इट फॉर द की फॉब। और यहाँ से अगर आप क्लिक करते हैं थोड़ी देर के लिए तो आपका जो ट्रंक है वो खुल जाता है। ठीक हो गया जी। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास पीछे आपको दो ऑक्सिलरी कीज मिलती हैं जिसके अंदर से अगर आप इसको बाहर निकाल लेते हैं तो ये वाली जो की है आप इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर इसको यूज कर सकते हैं इन केस आपका जो की फॉब है उसकी बैटरी खत्म हो गई है।